नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी के लिए कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। अंदर के लोग हों, बाहर के लोग हों, चौतरफा हमला हो रहा है। ये हमला बोला है कांग्रेस पार्टी के साथी यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो यूपीए है उसके सबसे पुराने सदस्यों में से एक शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने। शरद पवार ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अडानी का साथ दिया। गौतम अडानी के पक्ष में बोले। उन्होंने कहा कि किसी भी औद्योगिक समूह को या उद्योगपति को इस तरह से टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। उन लोगों का देश के विकास में बड़ा योगदान है। जिसने अडानी के खिलाफ, यानी उनका इशारा हिंडनबर्ग की ओर था कि जिस संगठन ने उनके खिलाफ आरोप लगाया है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो खुद यूएस में जांच के घेरे में है। तो ऐसे संगठन का, ऐसे व्यक्ति का आरोप लगाना और उस पर संसद ठप करना, दोनों का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा संसद ठप करने के पहले भी उदाहरण मिलते हैं, लेकिन होता ये था कि एक दिन ऐसा चला, फिर दूसरे दिन से फिर बिजनेस नॉर्मल होने लगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और ये उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की इस बात से सहमत नहीं है। ये अडानी अंबानी पर जो हमला है, ये हमला इस तरह से नहीं होना चाहिए। देश के उद्योगपतियों पर, जिनका देश के विकास में इतना बड़ा योगदान है, उनको इस तरह से निशाना बनाना अपनी राजनीति के लिए वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह का जब अभियान चलता है लगातार कंटिन्यूअस, तो उसका खामियाजा, उसका नुकसान जो है वो अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ता है। उसकी वजह से अर्थव्यवस्था के विकास, उसकी विकास दर पर असर पड़ता है उसका। और उन्होंने कहा कि ये जेपीसी की मांग से भी वो सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जिसमें विशेषज्ञ हैं हर तरह के। एक रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके अलावा आर्थिक विशेषज्ञ हैं, तकनीकी रूप से सक्षम लोग हैं। उस कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतज़ार करना चाहिए। जेपीसी से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि संसद में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के होंगे। उसका मकसद पूछा गया कि फिर आखिर जेपीसी की मांग क्यों हो रही है। उनका उसका मकसद ये होता है कि 2-4 महीने तक वो मुद्दा न्यूज़ में बना रहेगा, रोज़ उसकी ब्रीफिंग होगी, रोज़ उस पर चर्चा होगी। तो वो मुद्दे को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए, उसको खींचने के लिए। अब आप देखिए, जो शरद पवार ने नहीं कहा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उनके कहने का जो निहितार्थ था कि जेपीसी की मांग सिर्फ इसलिए की जा रही है कि इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव तक किसी तरह से जीवित रखा जाए। यानी कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि अगर जेपीसी नहीं बनी तो ये मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले ख़त्म हो जाएगा। ये मुद्दा ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। और मेरा मानना है कि ये मुद्दा कम से कम कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद तो नहीं चलेगा। अभी भी नहीं चल रहा है, लेकिन कांग्रेस जिस ऊर्जा के साथ इस मुद्दे को उठा रही है वो नहीं चलने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। इस पर शरद पवार की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि ये एनसीपी का अपना मत हो सकता है, शरद पवार का मत हो सकता है, इससे हम सहमत नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि 19 पार्टियां विपक्ष की जो है वो हमारी राय से सहमत है। अब ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिन 19 पार्टियों का नाम ले रहे हैं उसमें तृणमूल कांग्रेस भी है। तृणमूल कांग्रेस भी जेपीसी की मांग से सहमत नहीं है। और ऐसी पार्टियां हैं जो विपक्षी एकता के नाम पर साथ हैं। उनमें से सब जेपीसी की मांग पर सहमत है ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को ऐसा ही लगता है। तो शरद पवार का बोलना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, खास तौर से उन्होंने टारगेट किया है राहुल गांधी को। अब आप देखिए, ये केवल इत्तेफाक की बात नहीं है कि जिस समय गुलाम नबी आज़ाद की किताब आई है, उस किताब में भी टारगेट कौन है, निशाने पर कौन है? राहुल गांधी। गुलाम नबी आज़ाद जवाहरलाल नेहरू की तारीफ़ करते हैं, इंदिरा गांधी की तारीफ़ करते हैं, संजय गांधी की तारीफ़ करते हैं, राजीव गांधी की तारीफ़ करते हैं, उसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव की तारीफ़ करते हैं और सोनिया गांधी की तारीफ़ करते हैं। सिर्फ राहुल गांधी को निशाने पर लेते हैं। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी के आने के बाद, राहुल गांधी की जब से उनकी निर्णायक भूमिका हुई है और सोनिया गांधी ने बैक सीट ले ली है, तब से कांग्रेस में वही लोग रह सकते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। अब इससे बड़ा इंडिक्टमेंट जो है और राहुल गांधी का किसी कांग्रेसी द्वारा, चाहे वो एक्स कांग्रेसी ही हो, और इससे बड़ा नहीं हो सकता। उनकी किताब के विमोचन के मौके पर सभी पार्टियों के नेता इकट्ठा हुए।
यहाँ तक कि कांग्रेस के भी 2 नेता गए, जनार्दन द्विवेदी और उसके अलावा आनंद शर्मा। आनंद शर्मा ने बाद में एक अखबार से बात करते हुए कहा कि मुझे मालूम है कि हो सकता है मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़े, इसकी सज़ा भुगतनी पड़े, इसका नुकसान उठाना पड़े, लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूँ जिनके जो है रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी में जो कुछ चल रहा है, आप देखिए जितने लोग छोड़ कर गए हैं, सब बिना एक्सेप्शन के सब अगर किसी एक व्यक्ति को इसके लिए दोषी ठहराते हैं तो वो राहुल गांधी, हेमंत विश्व शर्मा से लेकर अनिल एंटनी, अब जो है किरण रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अविभाजित आंध्र प्रदेश के आखिरी मुख्यमंत्री किरण रेड्डी कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने भी पार्टी पर वही आरोप लगाए जैसे उनके पहले के लोगों ने छोड़ते समय लगाया। अनिल एंटनी ने क्या कहा ये आपको बता चुका हूँ पहले मैं। उसके अलावा आज सी राजगोपालाचारी, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल और मद्रास अविभाजित तमिलनाडु जिसमें केरल भी था और आंध्र प्रदेश भी था, कर्नाटक था, उसके मुख्यमंत्री, उसके पूर्व मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी के ग्रेट ग्रैंडसन, वो भी आज तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और आज ही प्रधानमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर हैं। तो आप देखिए जिस तरह से लोग छोड़ रहे हैं और जो है 2 दिन पहले जिस तरह की चर्चा उड़ी, जिस तरह के अब उसको अफवाह कहें, खबर कहें, कुछ दिनों में मालूम होगा कि अफवाह थी कि खबर, कि चरणजीत सिंह चन्नी जो अभी इस 2022 के चुनाव तक कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर जिन्हें बनाया गया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वो काफ़ी दिनों से जो है सीन से बाहर हैं। जैसे ही ये खबर फैली वैसे ही कांग्रेस के प्रभारी और दूसरे नेता चंडीगढ़ पहुंचे और चरणजीत सिंह चन्नी से मिले और कहा कि जालंधर के उपचुनाव में आपको बड़ी भूमिका दी जाएगी और उनसे बयान दिलवाया कि वो पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। तो कहीं नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में ये कहना और वास्तविकता, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। किरण रेड्डी ने भी कहा था कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, बीजेपी में कल शामिल हो गए। तो इस तरह से कांग्रेस से छोड़ने वालों का सिलसिला रुक नहीं रहा है और छोड़ने वाले सब एक बात पर सहमत नज़र आते हैं कि राहुल गांधी के साथ काम नहीं किया जा सकता। सोनिया गांधी तक ठीक था, सोनिया गांधी तक सुनवाई होती थी, बात कहने की इजाज़त मिलती थी। राहुल गांधी के समय में ऐसा नहीं है। और गुलाम नबी आज़ाद ने तो ये भी स्पष्ट कर दिया अपनी किताब के जरिए कि हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोनिया गांधी तैयार हो गई थी, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। राहुल गांधी का एक ही नारा है, जिसको जाना है जाए। तो गुलाम नबी चले गए, कपिल सिब्बल चले गए, इस तरह से आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए जो उनके करीबी माने जाते थे, आरपीएन सिंह चले गए, उसके अलावा जितिन प्रसाद चले गए और जिन लोगों का अभी मैंने नाम लिया। तो आप देखते रहिए लोकसभा चुनाव आते आते और कई लोग जाने वाले। लेकिन एक और तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला हुआ है। वॉल्टर एंडरसन बड़े स्कॉलर हैं। उनकी खास बात ये कि उन्होंने एक किताब लिखी है ब्रदरहुड ऑफ सैफरन, और इस किताब को उन्होंने ऐसे ही नहीं लिखा है। 50 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर रिसर्च कर रहे हैं। उस रिसर्च का नतीजा है। उसके अलावा उनकी रिसर्च अभी जारी है। उन्होंने कहा राहुल गांधी और पश्चिम के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आरएसएस को समझने में गलती करते हैं। उनकी ये गलतफहमी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक धार्मिक संगठन है। उन्होंने कहा भाजपा और संघ के संबंधों को लेकर भी गलतफहमी है लोगों को। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अगर भारत में हिंदू नेता और राष्ट्रवादी नेता बनना है तो वो आरएसएस को गाली देकर, आरएसएस के बारे में इस तरह की बातें बोलकर वो नहीं बन सकते। आरएसएस के बारे में इस तरह की बात करके वो केवल चुनाव के समय मंदिर जाने से वो हिंदू नेता नहीं बन पाएंगे, और जो वो बोल रहे हैं वो खुद अपना नुकसान उसकी वजह से ज़्यादा कर रहे हैं। तो वॉल्टर एंडरसन हो या फिर शरद पवार हो, शरद पवार के बोलने का मैं महत्व ज़्यादा मानता हूँ। वॉल्टर एंडरसन जो बोल रहे हैं वो एकेडमिक महत्व का मामला ज़्यादा है, वैचारिक महत्व का मामला ज़्यादा है। वो शायद कांग्रेस और राहुल गांधी की समझ से परे का मामला है। लेकिन शरद पवार जो बोल रहे हैं वो खालिस व्यवहारिक राजनीति का मामला है। और उन्होंने जो एक और मुद्दे पर अटैक किया, उन्होंने कहा कि ये सब जो है, जो ये वामपंथी सोच वाले हैं, उन्होंने कहा कि ये वामपंथी पार्टियां प्रगति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हैं।
ये डेवलपमेंट के एजेंडे को नहीं चलने देती। और राहुल गांधी पर ये आरोप है सार्वजनिक रूप से कि वो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के चंगुल में चले गए हैं। तो दरअसल शरद पवार हमला कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पर। भले ही अगले दिन उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके साथ ही उस इंटरव्यू में ही कहा कि विपक्षी एकता चुनाव के समय हम एक हो जाएं अलग बात है, लेकिन जब तक कार्यक्रमों नीतियों की एकता नहीं बनती, उस पर कोई जो है सहमति नहीं बनती, तब तक उस एकता को कोई मतलब नहीं है। और महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसको भी देखिए। जिस तरह से अजीत पवार लगातार बीजेपी के पक्ष में बयान दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। 2 दिन वो गायब रहे, एनसीपी के कई कार्यक्रमों में नहीं गए, तो उसकी वजह से अफवाह फैली कि कहाँ चले गए, क्या वो पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन आज उनका बयान आया है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए। हालांकि ये बात कोई मानता नहीं राजनीति में कि आपकी तबीयत ठीक ना हो तब भी आपके पास सोशल मीडिया हैंडल तो मौजूद है, उस पर तो आप 24 घंटे हर हालत में रह सकते हैं, दूसरे लोग हैंडल करते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते थे। तो कुछ तो एनसीपी में पक रहा है, कुछ ऐसा पक रहा है जो कांग्रेस के खिलाफ है, कुछ ऐसा पक रहा है जो अपोजिशन यूनिटी के खिलाफ है, कुछ ऐसा पक रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार साबित हो सकता है। तो क्या विपक्ष की लंका में आग लगाने वाले शरद पवार या उनके भतीजे अजीत पवार होंगे? ये एक बड़ा ही प्रासंगिक सवाल है, क्योंकि जिस तरह से एनसीपी अलग अलग मुद्दों पर प्रतिक्रिया दे रही है, वो कम से कम विपक्षी एकता के या और स्पष्ट कहें तो कांग्रेस के समर्थन में तो किसी हालत में नहीं है। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे एनसीपी का ये बदलता हुआ चेहरा, बदलता हुआ रुख, ये कांग्रेस के लिए बड़े खतरे की घंटी है। क्योंकि शरद पवार अगर कांग्रेस से अलग होते हैं, कांग्रेस से अलग स्टैंड लेते हैं खुला, जिसकी उन्होंने शुरुआत कर दी है, तो उसका असर सबसे ज़्यादा, विपक्षी एकता की बात छोड़ दीजिए, उसका असर सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी पर होगा। और कांग्रेस पार्टी के लिए ये धक्का, ये शॉक बर्दाश्त करना जो है बहुत ही कठिन होगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।